Hello students, welcome to UPSC विद्यालय. Myself Birendra Yadav and I welcome you all for today's discussion. स्टूडेंट आप सभी लोगों का यूपीएससी विद्यालय में स्वागत है. मैं वीरेंद्र यादव आज की क्लास में आप सभी लोगों को आमंत्रण करता हूं. स्टूडेंट जो हमारे पेड बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, ये एक आज ऐसे की क्लास में लेकर आया हूं और आज एक इकोनॉमी थीम से आया हूं मैं लेके. इकोनॉमी आपको पता ही है, यूपीएससी काफ़ी थीम से बात करता है, पूछता है. सिक्योरिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, तो इकोनॉमी एंगल से भी पूछता है यूपीएससी. और आज का जो टॉपिक अगर आप देख पा रहे हो, द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हैज ब्रॉट, आप या फिर द 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हैज ब्रॉट सेवरल बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस फॉर द इंडियन इकोनॉमी. आपको पता ही है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है. ठीक है, तो मैं मानता हूं स्टूडेंट्स 2024 के लिए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना. मुझे लगता है कि यहाँ से पूछ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्योंकि मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है. तो उस एंगल से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है. उनका कंट्रीब्यूशन रहा है बहुत, मेनली जब 1991 का जब रिफॉर्म्स लाया गया तो मनमोहन सिंह जी उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे. तो मैं मानता हूँ उनका निधन हुआ है. पूर्व प्रधानमंत्री थे, काफ़ी बहुत बढ़िया इकोनॉमिस्ट थे, है ना. तो इस हिसाब से मैं मानता हूँ ये टॉपिक इस वर्ष इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में. तो मैं मानता हूँ ये ऐसे आ सकता है, पूछ सकता है ना. तो आइए इसको डिकोड करते हैं आज इस टॉपिक को. टॉपिक हमने देख लिया, एक बार दोबारा लिख देता हूं. द 1991 रिफॉर्म्स ब्रॉट several benefits and challenges for the Indian economy. For the Indian economy. ठीक है, अब आपको मैंने फर्स्ट क्लास में तो बता ही दिया है कि ऐसे में क्या वेटेज होता है, कैसे लिखना चाहिए. ठीक है, तो आज हम लोग डायरेक्टली टॉपिक को हिट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको जैसे टॉपिक देख के मैं बताता हूँ. टॉपिक जब भी कोई भी टॉपिक आता है, 4 स्टेप वाइटल्स है: डिकोड करना, ब्रेनस्टॉर्म करना, प्रायोरिटाइज करना और एग्जीक्यूट करना. 18 मिनट होता है. फटाक से पहले सोचना है कि मुझे क्या क्या आ रहा है ना. क्या किस पॉइंट से इंट्रोड्यूस कर दूं, किस पॉइंट को कंक्लूजन में यूज करूंगा, किस पॉइंट को फायदे बताने में लिखूंगा, नुकसान बताने में लिखूंगा. और अपना ऐसे जब अच्छा बनेगा जब आप बहुत ज़्यादा डायमेंशन क्रिएट करके दिखाएंगे, है ना, और कम शब्दों में ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा डाटा फैक्ट्स भी लाकर बताएंगे, तो आपका ऐसे अच्छा माना जाएगा. तो आइए शुरुआत करते हैं आज. जैसे आज ब्रेनस्टॉर्म, अभी हमने डिकोड कर लिया टॉपिक को. टॉपिक बिल्कुल क्लियर है. द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो 1991 का जो एलपीजी रिफॉर्म जिसको भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स भी इसको कहते हैं. एलपीजी रिफॉर्म्स, एलपीजी, ठीक है. लिबरलाइजेशन लिख देता हूं मैं. बहुत आपको पता है, मैं अपने क्लास में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझाता हूं. प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है. तो ना स्टूडेंट देखिए, आप इस टॉपिक को भी लेकर इसी से हम लोग इंट्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है, कि रिफॉर्म्स होता क्या है, 1990 रिफॉर्म्स था क्या. ठीक है, दूसरी चीज ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, अभी समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं. आपको पता है मैं क्लास में थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझाता हूं, थोड़ा बैकग्राउंड भी समझाता हूं. और आप जब विद्यार्थी हैं, आपको सब चीजें पता होना चाहिए, है ना. थोड़ा आपका बेस बिल्डिंग भी तो करना पड़ता है मुझे अपने क्लास में, इसलिए मैं बताता रहता हूँ. तो देखिए, उस टाइम मैंने बता दिया आपको, पीएम हमारे उस वक्त के पीवी नरसिम्हा राव थे. ठीक है, और मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे. देखिए इसका मतलब क्या है, एक तो ये भी एक फैक्ट हो गया. अब ये भी हमने देख लिया. अब क्या है, देखिए उसके पहले क्या होता था, एक क्लोज, अभी ग्लोबलाइज्ड हो गई. अभी 1990 में कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया,
प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो उसके पहले क्या था, एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी बोल सकते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी कह सकते हैं, है ना। और वही जब यही इकोनॉमी जब ओपन हो जाती है उसको हम कहते हैं ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। तो ये रहा कुछ बेसिक फैक्ट्स जो इस टॉपिक को लिखने में आपको पता ही होगा। अगर आप 1991 के पहले के दशक के लोग हैं उनको शायद ज़्यादा बेहतर पता होगा। पहले क्या होता था, अगर आपको एक उदाहरण के तौर पर बता दूं तो पहले गवर्नमेंट ही सारा कुछ करती थी। सरकार बस भी चला रही है, सरकार रेलवे भी चला रही है, सरकार कंपनियां भी चला रही है, सरकार दूध भी बेच रही है, सरकार आप देखोगे राशन किराना भी बेच रही है, सरकार गैस भी बेच रही है, सरकार फ़ोन भी चला रही है, फ़ोन की कंपनियां भी सरकारी चला रही है, मोबाइल की कंपनियां भी सरकारी चला रही है, टेलीफोन भी सरकारी चला रही है। हर जगह सरकार सरकार था, ठीक है। तो उससे क्या होता था, कंपटीशन नहीं रहता था मार्केट में, है ना। अगर पहले के 1990s के पहले हम लोग, आपको पता ही हमारी कंट्री का एक सोशलिस्ट टेंडेंसी, सोशलिस्ट इंक्लिनेशन है हमारी कंट्री का, है हमारे प्रेम्बल में लिखा गया, हम लोग सोशलिस्ट कंट्री हैं, ठीक है। पर 1991 के पहले आप देखोगे तो सब कुछ स्टेट ओन था, प्राइवेटाइज कोई चीज थी नहीं। प्राइवेटाइज थी, देखिए हमारी अगर देखा जाए तो मिक्स्ड इकोनॉमी हम लोगों का है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी हम लोग का, जिसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट दोनों का ही रोल होगा, ठीक है। ये था। पर आपको पता ही है हमारा जो कॉलोनियल बैकग्राउंड रहा है इंडिया का, जो कॉलोनियल इतिहास रहा है, जो कॉलोनियल इतिहास रहा है, तो वो लोग ब्रिटिश इंडिया में आए कैसे थे, बिजनेस करने तो आए थे, है ना, बिजनेस करने ही तो आए थे। तो बिजनेस करते करते शासक बन गए, रूलर बन गए। तो अगर बिजनेस को भी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को, बिजनेसमैन को भी सही से कंट्रोल नहीं किया जाए, प्रॉपरली उन पर एक्शन लिया नहीं जाए, उनको कंट्रोल में नहीं रखा जाए, तो वो आप समझ सकते हो वो जहां बिजनेस करना है उनको ही गुलाम बना देंगे। ऐसे भी एक टेंडेंसी रहती है अगर हम सही से रेगुलेट ना करें, हमारे इकोनॉमी को सही से मैनेज ना करें, या हम प्रॉपर वॉच ना रखें। तो हम आज़ादी के बाद देश के दुर्दशा आपको पता ही है, तो हम लोग एक सोशलिस्ट इकोनॉमी बने कि भैया पूरे समाज का उद्धार करना है। तो उस टाइम उसी टाइम ग्लोबलाइज कर देते तो शायद लोगों का उद्धार थोड़ी हो पाता था। लोग तो बहुत बहुत बैकवर्ड हो गए थे ना, क्योंकि कॉलोनी, जब इंडिया कॉलोनी बन गया तो इसको एक्सप्लॉइट किया गया, यहाँ का सारा रिसोर्स चुरा चुरा के इंग्लैंड लेकर गया, यूके लेकर गया। तो उसके बाद जब आज़ादी हुई तो सोशलिस्ट मानसिकता जनरेट हुई इंडिया में, और बहुत हद तक इंडिया एक क्लोज इकोनॉमी रहा, सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी रहा। और आपको पता ही हम लोग रशिया से क्लोज थे, तो रशिया आपको पता ही है एक हिसाब से कम्युनिस्ट था। तो सोशलिस्ट, आपको पता ही है कार्ल मार्क्स की इतनी बड़ी थ्योरी रही है कम्युनिज्म की, कम्युनिस्ट की, चाइना भी था। तो इंडिया का पहला जो झुकाव था वो सोशलिस्ट आइडियाज की तरफ था। तो इंडिया ने वो वाला 1990s तक वो जो चीज़ें सस्टेन हुई आज़ादी के बाद, और 1990s में क्या हुआ, इंडिया के ऊपर आप देखोगे इंडिया जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो इंडिया जो भी इंडिया के पास एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा कोई चीज़ तो था नहीं। तो इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स थे, अब तेल तो इंडिया को बाहर से खरीदना पड़ेगा, पर फॉरेक्स ही नहीं था, क्योंकि इंडिया को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहा था, क्लोज इकोनॉमी था, सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी था। तो उसकी वजह से मैसिव इंडिया में प्रॉब्लम आया। तब जाके इंडिया का एक ऐसा भी टाइम आया कि इंडिया अपने डेप्थ पे ही, इंटरनेशनल जो डेप्थ होता है उस पे ही डिफॉल्ट करने वाला था। तो इंडिया को अपने सारे गोल्ड सिल्वर जाके वर्ल्ड बैंक को दे के पैसा लेना पड़ा वर्ल्ड से। तो उस समय ऐसा महसूस हुआ कि हम जो रास्ते पे चल रहे हैं उसका भी एक लिमिटेशन है। तो वहाँ से गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इकोनॉमी को लिबरलाइज किया जाएगा। ये रहा बैकग्राउंड। अब इंडिया के अंदर देखोगे तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों होगा। पर पहले सब कुछ पब्लिक ही था, मेनली पब्लिक था, प्राइवेट का बहुत कम रोल था, प्राइवेट को उतना विश्वास होता नहीं था। पर 1990 रिफॉर्म्स के बाद क्या हो गया, बहुत सारे सेक्टर प्राइवेट के लिए छोड़ दिए गए, खोल दिए गए।
है ना। तो वो उसी को कहा जाता है 1991 में बहुत बड़ा मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स माना जाता है। और प्रधानमंत्री जो हमारे एक्स प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी, उनको इस चीज का बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, इसलिए मैंने टॉपिक लाया है। अब आते हैं, बात करते हैं कि वो होने से क्या फायदा क्या नुकसान है। ये आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दिया ताकि आप इसको लेके ना इंट्रोड्यूस तो कर ही सकते हो, ठीक है, कि क्या दुर्दशा थी, क्यों रिफॉर्म लाया गया, एक जिक्र तो आप कर ही सकते हो। या फिर आप ये बता के कर सकते हो कि 1981 रिफॉर्म्स क्यों लाया गया था, ये भी बता सकते हो। क्या होता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये भी बता सकते हो। कैसे क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी बन जाती है, ग्लोबलाइज इकोनॉमी जाती है, ये भी बता के आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये हुआ ब्रीफ बैकग्राउंड, ठीक है। अब आते हैं क्या बेनिफिट्स क्या है और चैलेंजेस क्या है। ऐसे मैं लिख लूंगा रफ पेज पे, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। देखिए स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे को लगता है ऐसा कुछ आ सकता है, तो इस पे ध्यान दीजिए। आइए अभी देखते हैं बेनिफिट्स। आपको पता ही है पहले इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहता था, आज इंडिया वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब आप देखोगे पहले 3 से 4% ग्रोथ फिगर होता था इंडिया का, आज इंडिया का आप देखोगे 6 से 7% ग्रोथ है, वर्ल्ड में जो सबसे फास्टेस्ट है। पहली बेनिफिट तो ये हुआ कि जो हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 2%, 4%, 3% वो से उससे डबल हो गया। पहला बेनिफिट तो ये है ना। अब देखिए दूसरी बात, मार्केट पे कॉम्पिटिटिव फोर्सेस आए, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस जनरेट हुई, बेटर प्रोडक्ट्स मार्केट में, बेटर प्रोडक्ट्स। देखिए पहले तो सब कुछ सरकार ही दे रही है ना। अब फोन अगर खरीदना है तो सरकार MTNL BSNL चलता था उस वक्त, तो जो सरकार MTNL BSNL दे रही वही फोन ले सकते हो। अभी तो मेरे पास 50 ब्रांड है मार्केट में, है ना। आईफोन है, सैमसंग है, नोकिया है और तमाम है, वीवो है और तमाम फोन है। अभी तो कोई कमी ही नहीं है ब्रांडों की। तो जो अच्छा देगा, जो ज़्यादा फीचर देगा मैं वो जाके लूँगा। उन्हीं पैसों में कंपटीशन मार्केट में आ गया, बेटर और बेटर। उसके बाद समझ के चलिए, अगर पहले गवर्नमेंट ही फ़ोन दे रही है, ख़राब हो गया तो मैं सरकारी आदमी को फ़ोन करूँगा, भैया ठीक कर दो, वो आना होगा तो आएगा, नहीं तो टलता रहेगा। पर अब तो इमीडिएट सर्विस होगा ना। अब मोबाइल आप नेटवर्क में एयरटेल का मोबाइल, या तो आप एयरटेल का, आपके एरिया में अगर एयरटेल का नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आप जाके वोडाफोन ले लोगे, एयरटेल ले लोगे, कुछ और ले लोगे, तमाम कंपनियां खुल गई, रिलायंस ले लोगे। अब पहले क्या होता था, एक ही कंपनी वही चल रहा है, आपके नेटवर्क नहीं आता तो कुछ नहीं कर सकते हो, आप बैठे रहो। तो क्या है, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस जनरेट हुई। पहले तो फास्ट ग्रोथ रेट आया, ठीक है, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस जनरेट हुए मार्केट में, बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर कंज्यूमर एक्सपीरियंस बना, ठीक है। तीसरी चीज, पर कैपिटा इनकम बहुत बड़ा इंडिया में, है ना। चौथी चीज, इंडिया का फॉरेक्स आप देख लो, फॉरेक्स देख लो, इंडिया का आज 600 बिलियन के लगभग है, ठीक है। उसके बाद आप इंडिया में FDI, FIIs, है ना, ये आप सारे फिगर उठा के देख लो आज कहाँ पहुंच रहा है, कितनी बड़ी इंडिया में आज, ठीक है। अगर आप देखें, पहली बात तो ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं। मार्केट में कंपटीशन क्रिएट हुआ, पर कैपिटा इनकम इंडिया का बहुत तेजी से बढ़ा, फॉरेक्स, FDI, FIIs, इसमें बहुत मैसिव डेवलपमेंट आया। इंडिया में इंफ्रा, रोडवे, रेलवेज, आप कोई भी चीज उठा के देख लो आप इंडिया में आज आप इंफ्रा की बात कर लीजिए आप, है ना, और भी कोई भी सेक्टर उठा के आप देख लीजिए, एक्सपोर्ट्स उठा कर देख लीजिए, है ना, इंडिया के ऑटो मैन्युफैक्चरिंग उठा के आप देख लो, है ना। तो आप हर चीज़ों में देखोगे इन्वेस्टमेंट आया है, वो कंपनियां इंडिया में आके वर्क करके गई हैं, लोगों को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, लोगों को, लोग शेयर में पैसा लगाते हैं, वहाँ से भी लोगों ने कमाया है, लोगों का ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ है। और उससे इंडिया में आप देखोगे तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बात तो फास्ट ग्रोथ रेट, एक पॉइंट मैंने बताया, कॉम्पिटिटिव फोर्स जनरेट हुआ, पर कैपिटा इनकम इंडिया का बहुत बड़ा, फॉरेक्स, FDI, FIIs बहुत बड़ा। उसके बाद इंडिया के कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें
मेजर आप देखोगे ऑटोमोबाइल सेक्टर और आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर। आज आप जाके देखोगे तो ये तो वर्ल्ड लेवल पे जाके कम्पीट करने लग गया। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया इन लोग का बहुत चेंज हुआ है। ठीक है, आज इंडिया में आप देख लो, आज इंडिया में आप देखोगे बिलियनर्स का नंबर्स भी आप देखोगे तो बहुत बड़ा है। आज इंडिया में एक नया चलन ही आ गया है बिजनेस का, देख सकते हो आप, और जो लेटेस्ट 10-12 सालों में तो और तेजी से उठा है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ बेनिफिट्स निकाल दिया। अब देखते हैं चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं चैलेंजेस की तरफ बात करेंगे। चैलेंजेस में अगर पहला चैलेंज आप देखोगे तो जॉबलेस ग्रोथ। आज आप देखोगे इंडियन इकोनॉमी में तो ग्रोथ तो बढ़ रहा है पर जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। पहला एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है। दूसरा, इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी को आप देखो। आप अब आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं कि भैया 10% लोगों के पास ही इंडिया का 90% वेल्थ है, बाकी लोगों के पास नहीं है। आपको पता है इंडिया का बहुत बड़ा एक सेगमेंट तो गांव में रहता है ना। तो जो इकोनॉमिक फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट है, अब जब मार्केट फोर्सेस पर आपने छोड़ दिया तो पैसा तो आदमी वहीं लगाएगा ना जहाँ पे ज़्यादा मुनाफा होगा। वो शहरों में लगाएगा, गाँव में थोड़ी पैसा लगाएगा जाके। कोई व्यापारी गाँव में आएगा थोड़ी पैसा लगाएगा। तो लिबरलाइज तो कर दिया आपने, शहरों में पैसे आ गए पर हर आदमी मुनाफा के पीछे भाग रहा है। अब तो इनइक्वालिटी बढ़ रहा है। शहरों के लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है पर गाँव के लोग वहीं पे बैकवर्ड होते जा रहे हैं। ये भी हो रहा है। जॉबलेस ग्रोथ। अब जब हर व्यापारी अपना पैसा लगा रहा है तो अपना प्रॉफिट भी तो देखेगा, है ना। तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉय नहीं करके मशीनरी लगा देगा। एक ही मशीन 100 लोगों का काम कर देगी पर 100 लोग तो बेरोजगार हो गए ना। ये होने लग गया। ठीक है, तीसरा, नेग्लेक्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब समझ के चलते हैं, अब मार्केट लिबरलाइज हो गया। ठीक है, अब हो सकता है, अब देखिए इंडिया जब लिबरलाइज हो गया तो इंडिया के प्रोडक्ट को वर्ल्ड प्रोडक्ट से कम्पीट करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब समझ लेते हैं कि आप समझ के चलिए, अब मैं एक बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं बाईसाइकिल बनाता हूँ। अब मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है वो यूएस का जो हार्ले डेविडसन बाइक्स बनाता है उसके लेवल पे तो नहीं होगा ना। हाँ, मेरे यहाँ पे आज जनता या लोगों की मानसिकता या लोगों का परचेसिंग कैपेसिटी या लोगों का प्रोडक्शन कैपेसिटी या लोगों का स्किल अमेरिका के लोगों के स्किल के बराबर तो नहीं होगा ना। तो अगर आज जो मैं बाइसाइकिल बना पाऊंगा उसकी क्वालिटी और जो अमेरिका और जो चाइना में बन रहा है उसकी क्वालिटी में तो फर्क होगा ना। पर क्योंकि ग्लोबलाइज हो गया है तो मुझे तो उनके प्रोडक्ट से कम्पीट करना पड़ेगा। पर क्योंकि मेरे यहाँ पे ऐसा इकोसिस्टम नहीं है तो मैं कम्पीट नहीं कर पाऊंगा। और जब उनका माल यहाँ पे आके सस्ते में बिकने लग जाएगा क्योंकि उनको मार्केट में कैप्चर अपना माल बेचना है तो सस्ता बेचेंगे, तो वो लोग आके यहाँ पे माल बेचेंगे तो मेरा धंधा तो बंद हो जाएगा ना, मेरा काम तो बंद हो जाएगा। तो इंडिया के अंदर के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको अभी ग्लोबल मार्केट से कम्पीट करना पड़ा। तो वो इंडिया में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है तो ग्लोबलाइज होने से वो लोगों का इंडस्ट्रीज का काम बैठ गया। तो निगलेक्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इंडियन एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा निगलेक्ट हुआ। क्योंकि देखिए अब जब पैसा आ रहा है तो लोग तो वहीं पैसा लगाएंगे ना, जो ज़्यादा रेवेन्यू देगा। तो आईटी हो गया, आईटी में ज़्यादा पैसा लगा, बेसिक इंडस्ट्रीज में खूब पैसा लगा, आयरन स्टील, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, उन जगहों पे। क्योंकि ये तो लोग तो नॉर्मल चीज़ों में तो ये सारी ऐसे बेसिक इंडस्ट्रीज है। इंडिया जब ग्रोथ करे तो ये सब चीज़ों की डिमांड्स खूब बढ़ेंगी। तो लोग सीमेंट फैक्ट्री में आप देखो कितने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आए हुए हैं सीमेंट फैक्ट्रीज में, फार्मा में आप देखो, ऑटोमोबाइल में देखो, आईटी सेक्टर में देखो। पर वही लेवल का इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में तो नहीं गया ना। एग्रीकल्चर में वो चीज़ें तो नहीं पहुंची तो वो पीछे रह गया, है ना। और आपको पता ही होगा कि एग्रीकल्चर में डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है, जितने लोग नहीं चाहिए उससे ज़्यादा लोग वहाँ बैठे हुए हैं। और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हो नहीं पाया क्योंकि इंडिया स्मॉल स्केल जो निगलेक्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हुआ तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ गया।
तो ये भी एक नुकसान हुआ, इंडियन एग्रीकल्चर भी बैकवर्ड रह गया, क्योंकि पैसा, अटेंशन, सारा कुछ उन एरियाज पे लगा जहां पे ज्यादा मुनाफा है, तो ये बैकवर्ड हो गया। ठीक है, अब आते हैं एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। अब क्योंकि बहुत तेजी से डेवलपमेंट होना चालू हो गया, तो इंडिया के अंदर लॉस रेगुलेशंस अभी उतने मजबूत हैं नहीं, और इकोनॉमिक जनरेशन के लिए एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेस, नेचर, ट्रीज, पेड़ों को काटना, डेवलपमेंट फैलाने के लिए बिजली घर बनाना, पावर हाउस बनाना, सप्लाई लाइन डालना, इंडिया का इंफ्रा रूल्स रेगुलेशन उतना अच्छा था नहीं। तो जब डेवलपमेंट तेजी से होगा तो सरकार को तो सारी चीज़ मुहैया करानी पड़ेगी, तो एनवायरनमेंट पर नज़र कहाँ रहेगा, तो उसका डिग्रेडेशन बहुत तेजी से हुआ इंडिया में। ये भी हुआ, बहुत सारे पेड़ काटे गए, पौधे काटे गए, बहुत सारे जानवर एक्सटिंक्ट हुए, क्योंकि लॉज रेगुलेशन उतने अच्छे थे नहीं, तो ये भी एक चीज़ देखा गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 5-6 पॉइंट उधर, 5-6 पॉइंट इधर निकाल के दिखा दिया। ये स्टूडेंट्स मैं आपको देखिए पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बताता हूँ, एग्जाम में इतना टाइम होगा नहीं, फिर भी इस टॉपिक से जो अच्छा पॉइंट्स निकल सकता है मैंने आपको यहाँ पे निकाल के बता दिया। पॉइंट्स तो अभी दिखाने के स्टूडेंट और 20 पॉइंट और लिख सकते हैं, पर हम लोगों को एग्जाम में नॉलेज के लिए नहीं, हमको एग्जाम में लिखने लायक टॉपिक प्रिपेयर करना है कि एग्जाम में अगर आया तो मैं लिख पाऊँ, और एग्जाम में लिखने के लिए पर्याप्त पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। अब आते शुरुआत करते हैं। 1991 रिफॉर्म ब्रॉट सेवरल बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि बिफोर 1991 इंडिया वॉज अ क्लोज्ड इकोनॉमी and that has created several challenges for the Indian economy which led to the 1991 reforms under the प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, है ना। तो आप बता सकते हो कि द ब्रिंगिंग अप ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट इज द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट इन सेवरल बेनिफिट्स। फिर आप उसको नेम करके बता सकते हो, फास्टेस्ट ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस आए, बेटर प्रोडक्ट्स आए, बेटर कंज्यूमर एक्सपेंस हुआ, पर कैपिटल इनकम का राइज हुआ। इंडिया में आप एफडीआई, एफआई, है ना, इंडिया का फॉरेक्स एक्सपोर्ट देखोगे आप, सारी चीज़ों में काफ़ी बढ़ा है। इंडिया के जो बड़े बड़े सेक्टर, ऑटोमोबाइल, आईटी सेक्टर, पावर सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ हुआ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बहुत उठा, पॉवर्टी खत्म हुई, पॉवर्टी भी बहुत खत्म हुई, है ना। सोशल इंडिकेटर सुधरे, आज औरतें का भी डेवलपमेंट हुआ, हर वर्ग का डेवलपमेंट बड़ा हुआ। आज औरतें भी आप देखोगे अच्छी अच्छी जगह पे जाके बैठी हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, एजुकेशन का लेवल बढ़ा, बाकी चीज़ें अच्छी हुई, यह बता सकते हो। फिर आप बता सकते हो, ये एक तरफा है, इस कहानी का एक और पहलू है। फिर आप बता सकते हो चैलेंजेस, जॉबलेस ग्रोथ हुआ। आप भी देखो, आप आज भी जॉबलेस ग्रोथ तो आज भी चल रहा है ना। इनइक्वालिटीज बहुत तेजी से बढ़ी, है ना। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था, एमएसएमई जो था, उसका मैसिव नेगलेक्ट हुआ। तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग डेवलप नहीं हो पाया और लोग एग्रीकल्चर में स्टक रह गए। इंडियन एग्रीकल्चर क्योंकि इतना रिम्यूनरेटिव नहीं है, इतना प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो वो भी निगलेक्शन में पड़ा रहा। अगर आप देखोगे तो सरकार ने पिछली बार मेक इन इंडिया स्कीम चलाया, नहीं चल पाया क्योंकि बेस बन नहीं पाया। इंडियन एग्रीकल्चर आप देखोगे कि मैन्युफैक्चरिंग डेवलप होता तो लोग एग्रीकल्चर से निकल मैन्युफैक्चरिंग में आते थे, वो भी नहीं हो पाया। फिर एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन, ये भी बहुत तेजी से हुआ। तो ये हमें स्टूडेंट बताया बेनिफिट्स एंड चैलेंज। अब इसको आप कंक्लूड कैसे करोगे? देखिए, ये तो मानने की बात है ही कि देखिए ये एक ऐसा मुद्दा है, अगर आप देखोगे अच्छा बुरा दोनों दिख रहा है, पर ये तो मानने की बात है ही कि बेनिफिट्स हुआ है ना, मैसिव बेनिफिट्स तो जरूर हुआ है, और उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि दोबारा क्लोज इकोनॉमी बना देते हैं, वही अच्छा था, नहीं। हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक जनरेशन का, लिबरलाइजेशन का बहुत फायदा तो हुआ ही है, साथ में कुछ चैलेंजेस भी आए हैं, कुछ बड़े चैलेंजेस भी आए हैं, और सरकार को अभी चैलेंज जो रह गया है उसके प्रति कड़ी नजर रख के उस पर काम करने की जरूरत है। और देखिए, अभी आप देखेंगे एग्रीकल्चर आज भी इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार, आप देखोगे एग्रीकल्चर सेक्टर में आमदनी दुगना करने की अभी भी फार्मर, अभी भी एमएसपी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। पर गवर्नमेंट कर क्यों नहीं रही है कि गवर्नमेंट को फिर से सोशलिस्ट इकोनॉमी थोड़ी बनाना है
है ना, तो गवर्नमेंट कर नहीं पा रही है। तो हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कंक्लूजन में कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो लिबरेशन लाया उससे बहुत मुनाफा तो हुआ ही है और वो एक पॉजिटिव चेंज है, पर उसके साथ साथ जो चीज़ें कमियां खामियां रही है, सरकार को अब ये जो नया रिफॉर्म्स की एक और नए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और जो नेगेटिव क्षेत्र रह गए हैं उस पर मेजर एम्फेसिस देने की ज़रूरत है, ताकि ये केवल एक होलिस्टिक, ये सिर्फ केवल सिर्फ कुछ सेगमेंट को नहीं, ब्रॉडर जनता को भी इसका मुनाफा मिले, ऐसा बोल के आप अपने ऐसे को कंक्लूड कर सकते हैं। प्रॉफिट हुआ है, कुछ खामी रही हैं, इस बार जब रिफॉर्म हो तो उस पे फोकस ज्यादा होना चाहिए, ऐसा बोल के आप अपने ऐसे को कंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का टॉपिक, यहाँ पे दोबारा मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन ऑल द बेस्ट।